हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 की होने वाली है। और सेमेस्टर 1 में जो हमारा सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिसेस, इस सब्जेक्ट की हम चैप्टर वाइज वीडियो कवर कर रहे हैं, यानी बुक को पूरी कवर कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 की ऑलरेडी 2 पार्ट बना चुके हैं। आज हमारे चैप्टर नंबर 1 का 3rd पार्ट होने वाला है, यानी लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर आप इन दोनों वीडियोस को चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये सारी वीडियोस नहीं देखेंगे, यानी ये दोनों वीडियोस नहीं देखेंगे, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेन चीज़ें इन्हीं दोनों पार्ट में है। तो आप इन्हें देखना एंड लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर देना। चलिए फिर बिना देरी करे मैं आपको ये पूरी बुक दिखा देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपको SOL की तरफ से सीम बुक मिलेगी, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारी सेमेस्टर 1 की बुक है और इसका नाम पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत 1 है। यानी हिंदी में आपकी बुक का नाम ये दे रखा है और इंग्लिश में है एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिसेस 1। ओके, चलिए फिर बिना देरी करे, जहां हमने लास्ट वीडियो नंबर यानी पार्ट 2 में छोड़ा था, वहीं से अब हम पार्ट 3 में कंटिन्यू करते हैं। ओके, इससे ऊपर की जितने भी टॉपिक्स थे हम वो कवर कर चुके थे सेकंड पार्ट में। अब यहाँ जो हमारी स्टार्टिंग होगी यानी 3rd पार्ट की, वो हमारी स्थिरता और सतत विकास की अवधारणा से होने वाली है। यानी हम देखेंगे स्थिरता होती क्या है और सतत विकास की अवधारणा क्या है। ठीक है, यह विश्व धारणा थी कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास एक साथ नहीं किया जा सकता है। यानी देखिए, पूरे विश्व की यही धारणा थी कि आर्थिक विकास और जो पर्यावरण संरक्षण है दोनों एक साथ नहीं किए जा सकते, क्योंकि जब भी हम आर्थिक विकास करते हैं तो पर्यावरण को हानि होती है। और हम पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, तो बताइए क्या विकास और पर्यावरण संरक्षण जो है वो एक साथ हो पाएगा? सभी लोगों का मानना यही था कि ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन 1980 के दशक की शुरुआत के बाद दुनिया ने बीच का रास्ता खोजना शुरू कर दिया और 1980 का दशक ऐसा आया कि इसके बाद में दुनिया ने जो बीच का रास्ता था वो खोजना शुरू कर दिया, ताकि पर्यावरण संरक्षण भी हो सके और जो आर्थिक विकास है वो भी हो सके, ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना दीर्घकालीन आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया जा सके। यानी हम लंबे टाइम तक विकास कर पाए लेकिन पर्यावरण को नुकसान भी ना हो। ठीक है, उसके उद्देश्य के साथ संयुक्त राष्ट्र ने दिवस 1983 में जियो हॉर्मन ब्रंडलैंड, नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग की स्थापना की गई। यानी 1983 में पर्यावरण और विकास पर एक विश्व आयोग बनाया गया। ठीक है, इसीलिए इस आयोग को आमतौर पर ब्रंडलैंड आयोग के रूप में जाना जाता है। देखिए, ये जो आयोग था, ये ब्रंडलैंड जो नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे उनके नाम पर बनाया गया था और इसीलिए इस जो आयोग था, इसीलिए इस आयोग को भी ब्रंडलैंड आयोग के नाम से जाना जाता है। आयोग का कार्य परिवर्तनों के लिए एक वैश्विक एजेंडा तैयार करना था। ब्रंडलैंड आयोग ने 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे दुनिया को सतत विकास की अवधारणा मिली। और जो ये आयोग बनाया गया था, इसने 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें पूरी दुनिया को सतत विकास के बारे में बताया गया कि सतत विकास क्या होता है। रिपोर्ट सतत विकास को विकास के रूप में परिभाषित करती है और इस रिपोर्ट में जो विकास है उसके बारे में परिभाषा की गई कि किस तरह से हम विकास कर सकते हैं। सतत विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करेगी। यानी ये जो थी, ये इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि किस तरह से जो हमारी भविष्य की पीढ़ी होंगी वो अपनी ज़रूरतों से समझौता किए बिना किस तरह से अपनी वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगी। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, लैटिन सस्टेनेयर का अर्थ धारणा करना, एक दीर्घकालीन विचार है। यानी सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक दीर्घकालीन लंबे समय तक चलने वाला विचार है, जिसका अर्थ है पूरे विश्व को टिकाऊ बनाना। यानी सस्टेनेबिलिटी का अर्थ ये है कि लंबे समय तक चलना और पूरे विश्व को टिकाऊ बनाना। हालांकि सतत विकास उन रास्तों को संदर्भित करता है और सतत विकास भी उन रास्तों को दिखाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे सतत विकास लक्ष्य, यानी सतत विकास के क्या क्या लक्ष्य थे। ठीक है, ये सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे के रूप में निर्धारित 17 लक्ष्य हैं। इसे 2015 में संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्र सदस्यों द्वारा लोगों और ग्रह के लिए अभी और भविष्य में शांति और समृद्धि के
खाके के रूप में अपनाया गया था। यानी देखिए जो वो सतत विकास है उसका जो लक्ष्य है वो 2030 तक बनाया गया था 2015 में, और इनकी जो लक्ष्य है वो 17 लक्ष्यों को इसके अंदर रखा गया था। यानी सतत विकास जो योजना थी इसमें 17 लक्ष्यों को रखा गया था और सभी राज्य और सभी ग्रहों को उन्हें फॉलो करना था अपना भविष्य में शांति बनाए रखने के लिए और अपना प्रेजेंट भी अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को सामूहिक रूप से सतत विकास के 3 स्तंभ बनाते हैं। जब 3 स्तंभ एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाते हैं तो स्थिरता और सतत विकास प्राप्त होता है। यानी इन्होंने देखा कि 3 स्तंभ होने जरूरी हैं, तभी हम सतत विकास कर पाएंगे, तभी जो तालमेल है वो सही से बैठ पाएगा। अब हम देखेंगे वो 3 स्तंभ कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला स्तंभ है पर्यावरणीय स्थिरता। इसका मतलब है कि हमें पर्यावरणीय वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग टिकाऊ तरीके से करना चाहिए। यानी जो भी हमारे पर्यावरण में मौजूद है या जो भी हमें सेवा पर्यावरण से मिलती है उनका हमें उपभोग यानी उसका जो यूज है वो सही तरीके से और टिकाऊ तरीके से करना चाहिए। और इसी बारे में महात्मा गांधी ने भी एक बार ठीक ही कहा था, पृथ्वी पर आदमी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रदान करती है लेकिन हर किसी के लालच को नहीं। यानी देखिए महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि पृथ्वी पर हर चीज मौजूद है जो एक व्यक्ति या फिर एक आदमी की सारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन उसके लालच को कभी पूरा नहीं कर सकती। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति लालच है तो वो हमेशा और की भावना रखता है, चाहे सबसे ज्यादा उसी के पास हो, पर फिर भी वो ये भावना रखेगा कि नहीं मुझे और चाहिए, चाहे दूसरा सामने वाला बेचारा ऐसे ही रह जाए या उसके पास कुछ ना हो, फिर भी वो उससे छीनने का प्रयास करेगा, चाहे हो या ना हो। क्योंकि जो लालची लोग होते हैं वो हमेशा और की इच्छा रखते हैं। प्राकृतिक संसाधन के अति दोहन की वर्तमान दर उनकी पुनः पूर्ति की दर से कई गुना अधिक है। यानी देखिए जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनकी जो दोहन यानी नष्ट होने की जो दर है वो उनके पुनः पूर्ति यानी दोबारा आने की दर से कहीं अधिक है। यानी 2-3 गुना हम अधिक बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ क्यों ना हो, अगर हम एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल लेते हैं तो पेट्रोल को बनने में कम से कम 100 साल लग जाते हैं, लेकिन देखिए पेट्रोल जितनी तेज़ी से हमारा ख़त्म हो रहा है उतनी तेज़ी से बन नहीं पाता। तो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी ना, ऐसा होगा कि हम उसके लिए कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को बचाना चाहिए जिन चीज़ों को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाए। हो सकता है देखो अगर हम अभी यूज़ कर देंगे तो हमारी आगे जनरेशन जो होगी उसे कुछ नहीं मिलेगा, लाखों करोड़ों साल बाद जो जनरेशन होगी हो सकता है उसे मिले, और क्या पता जनरेशन हो भी ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जिस हिसाब से हम पेड़ काटते हैं, सारी चीज़ों को नष्ट करते हैं, हमें तो लगता नहीं है कि हम लोग आगे और सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं पेड़ लगाओ, पर्यावरण के बारे में जानो, और इसी वजह से आपको पढ़ाया भी जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सतत विकास लक्ष्य। अब हम देखेंगे सतत विकास के जो लक्ष्य हैं। ठीक है, ये सारे ही लक्ष्य इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद करने होंगे कि कौन कौन से लक्ष्य में क्या क्या रखा गया है, क्योंकि सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लक्ष्य 6 है उसमें स्वच्छ जल और स्वच्छता रखी गई है, और जो लक्ष्य 7 है उसमें सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा रखी गई है। 13 में जलवायु क्रिया, 14 जल के नीचे जीवन, और 15 भूमि पर जीवन पर्यावरण स्थिरता का संकेत देती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमारा दूसरा स्तंभ है। ठीक है, जो हमारा है सामाजिक स्थिरता। यह समाज को लैंगिक समानता, अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा और राष्ट्रीय निर्माण में लोगों की भागीदारी के साथ अपनी जनसंख्या के लिए उच्च और समान अवसर के रूप में परिभाषित करती। यानी ये सभी को लैंगिक समानता और स्वच्छ जो स्वास्थ्य है और शिक्षा है, सुविधा है, ये सभी को समान देने की बात करती है। ठीक है, और इसमें जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उसमें जैसे कि आपका 3 लक्ष्य दे रखा है। जो लक्ष्य 3 है उसमें अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण है। 4 जो है लक्ष्य 4 जो है उसमें गुणात्मक शिक्षा, और 5 में लिंग समानता, 7 में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, 16 में शांति, न्याय और मजबूत संस्थान, और 17 में लक्ष्यों के लिए साझेदारी सामाजिक स्थिरता का संकेत करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा स्तंभ कि तीसरा स्तंभ क्या है। तीसरा स्तंभ है हमारा आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता का अर्थ है संसाधनों का समान वितरण। यानी जो हमारी संसाधन है, हमारी जो चीज है, उनका सभी के साथ समान वितरण होना चाहिए, वही आर्थिक स्थिरता कहलाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए जो गरीब है उसे कुछ मिले ही ना और जो अमीर है वही सारी चीजें रख ले, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हम लोग आगे देखेंगे जो सतत विकास लक्ष्य है उसके देखेंगे। सतत विकास लक्ष्य 1 जो है उसमें कोई गरीबी नहीं, और दूसरा जो है वो है शून्य भूख, और 7वां है सस्ती और अच्छी ऊर्जा,
8 है हमारा उन्नत कार्य और आर्थिक विकास। 9 है हमारा उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। 10th है हमारा कम असमानताएं और 11 है हमारा टिकाऊ शहर और समुदाय और 12 है हमारा जिम्मेदार खपत और उत्पादन आर्थिक स्थिरता का संकेत देते हैं। आई होप आप सभी इन सारे ही लक्ष्यों को याद कर लेंगे कि कौन कौन से लक्ष्य हैं। ठीक है, 3 स्तंभ एक दूसरे को सहन योग्य, न्याय संगत और व्यवहार्य ग्लोबल की अवधारणा देते हुए टाकते हैं जो सामाजिक रूप से एक स्थायी दुनिया बनाते हैं, और ये तीनों ही मिलकर सामाजिक रूप से एक स्थायी दुनिया बनाने का कार्य करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे जो हमारा सामाजिक स्थिरता है प्लस होके जो आर्थिक स्थिरता है जब हमारी न्याय संगीतता बनती है, और सामाजिक स्थिरता प्लस पर्यावरणीय स्थिरता होती है तो सहन योग्य बनती है। ठीक है, और जब हमारी आर्थिक स्थिरता प्लस पर्यावरणीय स्थिरता होती है तब हमारी व्यवहार्य बनती है, और जब हमारी सामाजिक प्लस आर्थिक और प्लस पर्यावरणीय स्थिरता होती है जब हमारा सतत विकास बनता है। यानी जब हमारे पास तीनों चीज़ें होती हैं तब जाके हमारा सतत विकास बनता है। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए जा रहे हैं, ये जो अभी तक आपने पढ़ा ये सारे ही उससे रिलेटेड हैं, और ये सारे ही क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन होमवर्क का आंसर दे पाता है, क्योंकि पिछली 2 वीडियो में जितने भी स्टूडेंट ने अपने होमवर्क के आंसर दिए हैं वेल डन, क्योंकि जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वही सिर्फ उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, ये बात मैं भी जानती हूँ। चलो देखते हैं आप में से कितने लोगों ने इसे ध्यान से पढ़ा। जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा वो डेफिनेटली इनके आंसर देंगे, और अगर आपने पढ़ा है तो आप भी ज़रूर आंसर देकर जाना। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सतत विकास के स्तंभ जो अभी हमने पढ़े ये उसको वेन डायग्राम के आधार पर आपको दिखाया गया है। अगर आप भी चाहें तो अपने एग्जाम में इस टाइप से कोई भी वेन डायग्राम बना सकते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, जिससे लगता है कि हाँ स्टूडेंट सच में पढ़कर आया है। नेक्स्ट आप देखेंगे सतत विकास लक्ष्य। देखिए जैसे हमने अभी 17 सतत विकास लक्ष्य देखे, वो 17 के 17 आप इसमें चार्ट पेपर में देख सकते हैं जो कि बहुत क्लियरिटी और बहुत सुंदरता से दिखाया गया है। अगर आप भी चाहें तो अपने एग्जाम शीट पे ऐसा कुछ बना सकते हैं क्रिएटिविटी सा। मैं नहीं कह रही कि आप सभी ये डायग्राम वगैरह बनाइए, बट ऐसे कुछ बॉक्स बनाकर उसमें आप सिंपली उनका नाम लिख सकते हैं। इस टाइप से आप कुछ भी बना सकते हैं सतत विकास के लक्ष्य को लेकर, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा और क्रिएटिव लगेगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे इस पार्ट का सारांश। देखिए सारांश जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी हम किसी भी पार्ट या फिर ये कहें किसी भी क्वेश्चन की एडिटिंग करते हैं तो उसमें सारांश या फिर निष्कर्ष लिखना अनिवार्य होता है। जिससे क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं उन्हें लगता है कि हाँ स्टूडेंट पढ़कर आए। तो आप ये कभी इसलिए मिस्टेक मत करना कि सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया पर सारांश या फिर निष्कर्ष नहीं लिखा। तो आप सारांश या फिर निष्कर्ष जरूर लिखना। ओके, चलिए फिर हम देख लेते हैं इस पार्ट की सारांश में क्या दिया गया है। प्रकृति जीवन का सहारा है, मनुष्य को पर्यावरण के मूल्यों का एहसास होना चाहिए। यानी देखिए प्रकृति जो है वो जीवन का सहारा है। जी बिल्कुल, अगर प्रकृति ना हो क्या हम जीवित रह जाएंगे? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर प्रकृति नहीं होगी तो हम कभी भी जीवित नहीं रह पाएंगे। और मनुष्य को जो प्रकृति है उसके मूल्यों का एहसास होना चाहिए, क्योंकि अगर बिना प्रकृति के हम जीवित एक पल नहीं रह सकते, क्योंकि प्रकृति से ही हमें ऑक्सीजन और सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर वही नहीं होगी तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। पर्यावरण ने उन्हें यह अद्वितीय दुनिया दी है। जी बिल्कुल, अगर पर्यावरण नहीं होता तो हमारे पास इतनी सुंदर दुनिया नहीं होती। ये जो अद्वितीय दुनिया हमारे पास है ये सिर्फ पर्यावरण की देन है। लेकिन जो हमारा प्रौद्योगिकी, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि से पहले मानव जाति का प्राकृतिक पर्यावरण स्वस्थ और मजबूत था। यानी जो हमारा प्रौद्योगिकी और शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि है उससे पहले जो हमारी प्रकृति थी वो स्वस्थ थी और मजबूत भी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी प्रौद्योगिकी है, शहरीकरण है, जनसंख्या वृद्धि है और आधुनिकीकरण है, उसने हमारी प्रकृति को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है। किस तरह से, चलिए देखते हैं। आधुनिक सभ्यता की शुरू होने के बाद प्राकृतिक पर्यावरणों का स्वास्थ्य और दक्षता इस हद तक बढ़ने लगी कि प्रकृति ने मानव निर्मित संसाधनों के नुकसान को बहाल करने की अपनी क्षमता खो दी। यानी देखिए जब से हम आधुनिकता की तरफ गए हैं हमने प्रकृति पर बिल्कुल भी ध्यान देना बंद कर दिया। और जो हमारी प्रकृति थी वो भी जो हम छोटी मोटी चीज़ें करते थे वो उसको झेल लेती थी, बट अब वो इतनी बड़े लेवल पर हो गए हैं कि अब हमारी प्रकृति उन चीज़ों को नहीं झेल पाती। उनकी जो क्षमता है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि हम लोग पेड़ काटते रहते हैं। छोटी सी चीज़ बनानी है, माचिस बनानी है, पेड़ काट लिए। बैट बनाना है, पेड़ काट लिए। अलमारी बनानी है, पेड़ काट लिए। अरे काट तो लिए, लगाएगा कौन? लगाते ही नहीं है।
जब लगाएंगे नहीं तो हमारा पर्यावरण तो नुकसान में जाएगा ही, और पर्यावरण नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हम भी नहीं होंगे, क्योंकि हम भी पर्यावरण से ही हैं। और इसीलिए ये आपको सब्जेक्ट भी पढ़ाया जा रहा है ताकि आप पर्यावरण को लेकर थोड़ी सी चिंतित रहें, और इस सब्जेक्ट पे ये कहें इस विषय के लिए थोड़े से सजग रहें, थोड़े से चिंतित रहें, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आ जाएगा कि हम अपने पर्यावरण से हाथ धो बैठेंगे। और आज जो हम घरों से बाहर यूं ही निकल जाते हैं, फिर ऑक्सीजन मास्क से लेके निकलेंगे, तो ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसीलिए हमें पॉल्यूशन और जो हमारा पर्यावरण है उसका ध्यान रखना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस बात पर फोकस करना चाहिए ताकि जो हमारा पर्यावरण है वो भी सही रहे, और हम हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी स्वस्थ रहे। ठीक है। प्रकृति में वर्तमान समय की स्थिरता के लिए प्राकृतिक संसाधनों के सावधानी पूर्वक उपयोग की आवश्यकता है। यानी हमारी जो प्रकृति है उसकी जो उपयोग है वो हमें सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता है। हम अंधाधुंध कुछ भी करते जा रहे हैं, ये चीज़ रोकनी चाहिए। कोई भी अंधाधुंध पेड़ काट रहा है या फिर कोई भी कुछ भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है तो हमें उस चीज़ को रोकना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम पौधा लगाते हैं पर उसे पूरा वृक्ष बनने में सालों लग जाते हैं, और उस पूरे जब तक वो वृक्ष नहीं बन जाता वो इतनी अच्छी तरीके से ऑक्सीजन नहीं दे पाता जितना हम बड़े पेड़ को काट के, यानी बड़े वृक्ष को काट के नुकसान कर देते हैं। तो इसीलिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ये हमारे पूरे पाठ का सारांश है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी शब्दावली दे रखी है, जैसे कि वायुमंडल है, और यहाँ बहुत सारे वर्ड हैं जैसे पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण, इन सभी के बारे में मैंने आपको चैप्टर में ऑलरेडी डिटेल से पढ़ा दिया है। फिर भी मैं आपको ये स्लाइड दिखा देती हूँ स्क्रॉल डाउन करके, अगर आप चाहें तो इसे सेल्फ रीड कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज आप मेरी दोनों वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ ये पूरी ही डिटेल में बताए गए हैं। और देखिए यहाँ पर आप पार्ट 1 के, पार्ट 2 के एंड पार्ट 3 के जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, यानी इस वीडियो में भी जो भी क्वेश्चन पूछे थे उसके यहाँ आप सभी के उत्तर देख सकते हैं। लेकिन जो मैंने अभी पार्ट 3 के क्वेश्चन पूछे हैं उनको आप चीटिंग करके मत बताना। ओके, वो आपकी दिमाग के ऊपर है कि आपने कितनी चीज़ें समझी हैं और आप कितने अच्छे स्टूडेंट हो। ओके, तो आप उसको आप बताना और बाद में आप उनके आंसर भी देख सकते हैं कि आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपके लिए थोड़े से क्वेश्चन और हैं। ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, पूरी बुक के, यानी आपके पूरे चैप्टर के यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको भी चेकआउट करना मत भूलना। ओके, एंड यहाँ पर आपका ये थोड़ी सी चीज़ें दे रखी हैं, फिर उसके बाद यहाँ आपका पूरा ही चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, एंड अगर आप चाहें तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं। दोनों ही जगह आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो आपकी अपकमिंग इन्फॉर्मेशन होंगी और जो आपके अपकमिंग वीडियोस होंगी उनके बारे में आपको यहाँ पता चल जाएगा। फॉर मोर वीडियोस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो इस वीडियो के बाद आप कहीं और खो जाएं और मेरी वीडियो आप तक पहुँच ही ना पाए। तो आप जल्दी से फटाफट से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना, क्योंकि अकेले पास होना अच्छी बात नहीं होती, फ्रेंड्स को भी साथ में लेकर आगे बढ़ना अच्छी बात होती है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।